हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज मैं हमारे एक स्टूडेंट से आपको मिलवाना चाहूँगी जिनका नाम राहुल है और रिसेंटली उन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया है। जी हाँ, वो इन चंद लोगों में से एक है 0.69 जिनका जेआरएफ हुआ है इस बार। तो आइए उनसे मिलते हैं। हेलो राहुल। थैंक यू। हेलो मैम। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम का पता कैसे चला कि यूजीसी नेट नाम की कोई एग्ज़ाम भी होती है। एग्ज़ाम का पता तो मुझे मैम ऐसे चला कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सबसे पहले देखा कि इसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए नेट नेट चाहिए थे। उसके माध्यम से मुझे यूजीसी का पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम ऐसे होता है, इसका क्या सिलेबस रहता है क्या, तो उस माध्यम से मैं जुड़ा। जी, तो आपने जब पहली बार रिज़ल्ट देखा कि आपका जेआरएफ हो गया है, तब आपको कैसा फ़ील हुआ? जी यार मैम, मुझे तो बहुत खुशी हुई। और जब मैंने मेरे रिजल्ट के बारे में मेरे पापा को बताया, मैंने रात के शायद लेट हुआ था, अगली बार 3 बज गए थे, मेरा 3 बजे रिजल्ट निकला था। मैंने पापा को कॉल किया था, तो पापा कहीं शादी में गए हुए थे, तो उनकी जो खुशी मुझे महसूस हुई, जो वीडियो कॉल मैं कर रहा था तब उनको मैंने देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ यार, जो अपन मेहनत की है आज उसका परिणाम मेरे सामने मिला है। मुझे उस पल का मुझे आज पहले कब से मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। जी, बिल्कुल। तो आपको मतलब उसी टाइम पता चल गया था कि इस बार ना मतलब जो हमें पता है रिज़ल्ट बहुत लेट आया था। हाँ, तो बहुत रात लोग को 3 बजे पता चला था ना। जी, तो वैसे आपने सबसे पहले आपके फ्रेंड्स को आपने बताया होगा। हुँ। फिर आपको मतलब खुशी तो इतनी हुई होगी ऑब्वियसली उन चंद लोगों में से हम। बट आपने ना इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई? मतलब कितने सालों से आप प्रिपरेशन कर रहे हो? मेरा मैम ये थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में मेरा वो 3 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था। फिर मैंने देखा कि अपनी कहाँ प्रॉब्लम रही, क्या मिस्टेक रही, उनको एनालिसिस किया और जो प्रॉब्लम थी उनको सुधार करके अगली बार मैंने अप्लाई किया, तो उसका मुझे ये बेनिफिट हुआ, मेरा रिज़ल्ट निकला। आपने पेपर 1 का मेनली कैसे किया? क्योंकि हम सभी जानते हैं पेपर 2 सबका है ना अच्छा ही होता है क्योंकि एमए की होती है लोगों ने। हुँ। बट मेनली पेपर 1 में लोगों को प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ सारे यूनिट्स नहीं होते हैं उनके लिए। तो आपने उसकी मतलब प्रिपरेशन कैसे की? पेपर 1 का मैम ऐसा है कि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मेरे मैथ वगैरह और डीआई वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जो मेरे बड़े भैया हैं, उनका भी जेआरएफ हो रखा है, और मेरा एक दोस्त है विनोद, तो उनसे भी लगातार उनका जेआरएफ हो रखा है, तो उनसे भी लगातार कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, तो उन्होंने गाइड किया। और फिर मुझे पेपर फर्स्ट में 2 या 3 यूनिट ऐसी मिली, एक रिसर्च हुई, लॉजिकल रीजनिंग हुई, ये मैडम कभी पढ़ी हुई नहीं होती है। जी। तो इनके लिए मुझे ऐसे लगता है हमें किसी का गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वो आपके कोई और परिचित हो सकते हैं, आपके साथ वाले साथी हो सकते हैं, या कोई जो अच्छा टीचर होता है, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो वहाँ से मैंने ये टीचर सर्च किए, तो फिर मैंने ममता मैडम को देखा, सुनील सर को देखा, तो उनसे मैं रिसर्च को पढ़ा, तो मुझे उसका बेनिफिट मिला। तो क्या मैराथन जैसे हम लोग लास्ट में हर कोई लेता है, तो मैराथन का कितना असर हुआ मतलब आपकी प्रिपरेशन में? उनका कितना मतलब ऐसे इफ़ेक्टिव था कि यार मैराथन से आपको मतलब क्या-क्या क्वेश्चंस हल करने में एग्ज़ाम में आपको है ना सहायता मिली? मैराथन मैम मैंने ऐसे देखा, तो मैराथन में सर क्या करवाते हैं कि एक क्वेश्चन है, तो उसके चारों ओर का डायमेंशन क्लियर करवा देते हैं कि अब की बार एनटीए ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो आगामी इस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें अकेले केवल पीवाईक्यू नहीं, जो हमें आगे एफवाईक्यू का एक मेन मुद्दा रहता है कि आगे इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सर हमें मैराथन में करवा देते थे। एक क्वेश्चन को पूरा करवाते, तब हमें पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो उसका बहुत फायदा मिला लास्ट। जी, वैसे मुझे लगता है लर्नर्स ये भी जानना चाहेंगे कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? बिकॉज़ हमको भी पता है कि दोनों पेपर एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं। तो हम ऐसा क्या करें मतलब हमारे लर्नर्स क्या करें कि वो आराम से दोनों पेपर साथ लेके चल सकें और एग्ज़ाम से पहले उनका सिलेबस तथा टाइमली रिविज़न और पीवाईक्यूज़ भी वो लोग सॉल्व कर सकें? मैम रिवीजन का ऐसे है कि हम जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जनरली ये होता है कि हमारा सब्जेक्ट है सभी का वो तैयार होता है। तो सब्जेक्ट के बजाय हमें फर्स्ट पेपर रहता है, वो सबका आजकल जो फर्स्ट पेपर है डायमेंशनली आ रहा है, वो चेंज हो रहा है। हर 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पीवाईक्यू से नहीं होते, उनसे रिलेटेड जरूर होते हैं। तो हमें फर्स्ट पेपर पे फोकस करना ही पड़ेगा। अगर आपको आप अपने सब्जेक्ट के दम पर आप नेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जेआरएफ करना है, तो आपका फर्स्ट पेपर अच्छा होना ही चाहिए। वैसे है ना अगर मैं पूछूँ तो रिविज़न कैसे करें? रिवीजन का मैम मुझे ऐसे लगता है, आप जब भी स्टार्ट करो तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो, और साथ साथ में आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। इनका हमें ये फ़ायदा मिलेगा, जब हम लास्ट में जब रिवीजन के लिए टाइम कम होता है, तो हम एक साथ कंपाइल कर पा सकते हैं सारी सिचुएशन को।
वो तो आपने बिल्कुल सही कहा। बट ये भी तो होता है ना, लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमारा अगर हम लोग है ना एक बार फेल हो जाते हैं, जिनका पीएचडी भी नहीं होता, फिर उनका पीएचडी होता है, तो कित मतलब बहुत लोग ऐसे निराश मान लेते हैं। जैसे आपका भी है ना, ये थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट। आपने कहा। तो आपको क्या मोटिवेट किया कि आप आगे और बढ़े और अटेम्प्ट दें? मोटिवेट का ऐसा है मैम, जब हम हमारे साथी जनों को देखते हैं, हमारे परिवार में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए इतना करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हाँ यार, कभी कभी हमें ऐसे लगता है एक चीज़ हमारी कमियां रह जाती है, तो फिर हम उनको छुपाते हैं कि नहीं ये ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा नहीं, हमें हमारी कमियों को देखना चाहिए, हम अगली बार उनमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो फिर वो एक मोटिवेशन ऐसे लगता है कि हाँ अगली बार कुछ करेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो काम करती है चीज़ें। वो तो ये बात तो सब लोग मानते होंगे कि मोटिवेशन या तो परिवार होता है, परिवार या फ्रेंड्स होते हैं, या हमारे गुरु होते हैं गुरु जो हमें होते हैं। मोटिवेशन देते हैं। नहीं तो आजकल लोग ऐसे, अभी मैं आपको बोलूंगी, कल हमारा जो विजयोत्सव हुआ था, उससे मुझे कुछ 2 स्टूडेंट्स मिले थे, तो वो बोल रहे थे मैम मेरा नेट तो हो गया, तो मैं आगे करूँ या नहीं करूँ जेआरएफ, या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाऊँ। मैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको लगना ही है, उसकी तैयारी तो आप बिल्कुल कीजिए, बट आपका अल्टीमेट गोल जेआरएफ होना चाहिए। सिर्फ नेट से आपको खुश नहीं होना है, आपको चाहिए कि आप लास्ट जेआरएफ तक जाओ, क्योंकि अगर आपको लास्ट में पीएचडी करनी है तो जेआरएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ, उसमें वो क्वालिफाई करने के लिए वो जेआरएफ मस्ट होती है। जी, तो आप मेरे लर्नर्स को बताइए कि नेट और जेआरएफ में क्या फ़र्क है? क्यों वो लोग सिर्फ नेट करके ना रुकें, जेआरएफ तक जाएँ वो लोग? ऐसा है कि अब जब जेआरएफ के अपन देखें तो जेआरएफ हम जब पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो जेआरएफ के जो मार्क्स होते हैं, एक तो वहाँ पे हमें बेनिफिट मिल जाता है कि वो एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिलते हैं हमें पीएचडी एडमिशन। दूसरी बात, जब हम आजकल नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड होते हैं तो एक वो स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कॉलरशिप नेट के लिए अवेलेबल नहीं होती, उनके लिए आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, वो एक हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ये मैडम। वैसे आपको उम्मीद थी कि इस बार आपका हो जाएगा, जैसे आपने कहा आपका थर्ड अटेम्प्ट था? मैम मैंने जैसा पिछली जो गलतियों से सीखा, तो मुझे अब की बार लगा हाँ मेरा, मैं पेपर दे के आया और मैंने आसपास के जो मेरे साथी थे उनसे स्कोर मैच किया, उनको पूछा, तो मुझे 90% ऐसा लग रहा था कि अभी बार मेरा जेआरएफ निकल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, और ये कॉन्फिडेंस मेनली रिविजन से आता है। हम लोग जो एमसीक्यूज पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं उससे कॉन्फिडेंस आता है। जी मैम। वैसे पीवाईक्यूज का कितना रोल था इस बार पेपर में? पीवाईक्यू का मैम मुझे ऐसे लगता है, जब फर्स्ट पेपर में देखें तो अपन 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 50 क्वेश्चन में ऐसे होता है 35 क्वेश्चन पीवाईक्यू के जो रिपीटेड होते हैं उनके चांस रहते हैं, और जो 15 क्वेश्चन बचते हैं उनमें उनसे रिलेटेड ही टॉपिक दोबारा पूछे जाते हैं। तो मुख्य अपन बात करें तो 35 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उन 15 क्वेश्चन में से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो आप कुछ किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, या किसी आपके साथीगण है उससे पूछ सकते हैं, आप उनसे ये कर सकते हैं। तो बेसिकली राहुल ने बहुत अच्छी बात की है। डियर लर्नर्स, आपको है ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच भी अपनानी है। आपको हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, उनमें से और डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो आपको सिर्फ पीवाईक्यूज ऐसे सिर्फ रट्टा मार के नहीं जाना है, आपको उन सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है। और री एनालिसिस की पावर, आप है ना जितने एमसीक्यूज करोगे, जितने पीवाईक्यूज करोगे, उतनी आपकी बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, आपको उसके साथ रोज पीवाईक्यूज लगाना है। वैसे मैं ये भी कहूँगी कि पेपर 1 में जैसे कि आप जानते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये बहुत लोगों को हार्ड लगता है। तो इसके लिए आपने क्या तरीका अपनाया? मैम मेरा तो ये था कि मैंने डीआई और मैथ के लिए किसी से कोई गाइडेंस का ऐसे देखा नहीं, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड मैथ है, तो मेरे उसमें प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के है ये प्रॉब्लम, तो वो चाहे तो अपने परिवार में किसी से गाइडेंस ले सकता है, या कोई अच्छा टीचर देख सकता है, उसको जहाँ उसको सहूलियत हो, उसको लगे कि हाँ मेरे को ये अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप उनसे एक बार ज़रूर पूछें, आप उनसे गाइडेंस दें। उससे क्या होगा, आपका जो उस टॉपिक को करने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, आपको आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट साबित होगा वो। जी बिल्कुल। वैसे है ना, अपनी यूनिवर्सिटी का कितना हाथ था, मतलब क्या, मतलब जो सर ने कहा, क्या वैसे कुछ क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में वगैरह, या आपको लगता है कि और भी है ना यहाँ पर सुधार हो सकते हैं हमारे में? क्योंकि हम लोग जो आगे लर्नर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारी भी कमी हमें पता चले, या फिर हमारी भी कोई स्ट्रेंथ है जो हमें पता चले, तो हम आगे जाके उन पर सुधार कर सकें, इसलिए। अपनी यूनिवर्सिटी का मैं ऐसा बताऊं, मैंने जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मेरे रिसर्च के और लॉजिकल रीजनिंग के खूब क्वेश्चन गलत हो चुके थे। तो फिर मैंने देखा कि यार फर्स्ट पेपर में जब मेरे 7 क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन नेगेटिव हो चुके हैं, तो मुझे इनमें यूनिट को सुधार करना चाहिए। तो फिर मैंने रिसर्च के लिए सुनील सर की क्लासें देखी, उनकी मैराथन देखी, तो मुझे उसका बड़ा बेनिफिट मिला। और जो लॉजिकल रीजनिंग ममता मैडम ने पढ़ाई है, उसमें मुझे ऐसे लगा केवल डाटा चेंज हुए और सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हुए हैं। लॉजिकल रीजनिंग का जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, मुझे खुद ऐसे लगा कि यार जैसे मैं मॉक देता था, सेम वही फीलिंग आ रही थी, केवल डाटा चेंज हो रहे और जैसे
ममता मैडम ने बताया था कि यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, तो वो जैसे प्रयोग का क्वेश्चन आता है तो वो फिक्स क्वेश्चन है वो वहाँ पे, वो तो आपको ये मस्ट है कि जो आपको मैराथन होती है तो आप उनको 2 या 3 बार रिवाइज करके जाएं मैराथन को। जी बिल्कुल, ये इसी बोलते हैं, ये मतलब सटीक अप्रोच तो यही है। आप है ना सब कुछ मत पढ़ो, बट जो पढ़ रहे हो वो अच्छे ढंग से अच्छा पढ़ो जी, कि उसका वहां बार से। बार मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। जी अगर रिवीजन कर पाएंगे तो अपने वो ज्यादा कंटेंट याद रह पाएगा जी, और ये फायदा होता है। ताकि वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका वो रॉन्ग नहीं आना चाहिए। ऐसा है मैम कि कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं, वो क्वेश्चन हमारे हर बार रिपीट होते हैं, तो हमें उन क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब आप जब नैतिकता के क्वेश्चन देख लो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लो, यूनिवर्सिटी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो क्वेश्चन फिक्स होता है, और एक रिसर्च के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स 3 या 4 फॉर्मूले हैं, और जो ममता मैम ने बताए थे एक क्लास में, ममता मैम ने बताए थे वहाँ से वो रिपीट क्वेश्चन थे। तो हमें ऐसे लगता है ये क्वेश्चन है ना हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो हमें वो लीड में दिक्कत आती है। जी बिल्कुल, ये तो मैं भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि मैं भी एक बार स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैं अभी ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो यूजीसी नेट के जो जून के जो लर्नर्स हैं, जो यूजीसी नेट को अप्रोच कर रहे हैं, न्यू लर्नर्स, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें कैसे अप्रोच अपनानी चाहिए? कैसे वो मतलब 4-5 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके और जेआरएफ भी उनको मिल सके? मुझे लगता है मैम जो मेरी गलतियां रही है, जो मेरे अनुभव रहे हैं और जिन गलतियों में मैंने सुधार किया वो मैं अगले लर्नर को बता सकता हूं। तो उसमें मेन पॉइंट तो ये है कि आप सिलेबस को, जब भी सिलेबस को करो तो साथ में कुछ कुछ आप शॉर्ट नोट जरूर बना के रखें, उससे आपको रिवीजन में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और आप क्या बताना चाहोगे, मतलब और कोई पॉइंट्स हैं? और पॉइंट मैम मैं मुख्यतः से मानता हूँ, जब भी आप किसी चीज़ को, आप अगर आपको जेआरएफ करनी है तो आपका फर्स्ट पेपर को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट पेपर में स्कोर अच्छा है तो आप डेफिनेटली जेआरएफ स्कोर करोगे। सेकंड नंबर, हम क्या करते हैं केवल पीवाईक्यू लगाते हैं, तो पीवाईक्यू में लगाने पे हमें ऐसे वो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पता होता है, लेकिन जो आगे क्या बन सकते हैं और हमारी जो स्लिम मिस्टेक रहती है उनके सुधार के लिए हमें जो मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट मुझे ऐसे लगता है जो कोई भी लर्नर तैयारी कर रहा है उसको कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए। और जब साथ में आप कुछ टॉपिक को ऐसे निकाल लीजिए जिनको आपको ऐसे लगता है हाँ ये टॉपिक मेरे को लास्ट में रिवीजन चाहिए और इनका रिपीट हो रहे हैं, तो उनके शॉर्ट नोट्स रखिए, ताकि पढ़ते सभी हैं लेकिन सक्सेस ये होती है कि अपन लास्ट में कंपाइल कितना कर पाते हैं। जब अपन साथ में 2 या 3 दिन में अगर पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ पाएंगे, उस सारे जो फैक्ट होते हैं उनको एक साथ देख पाएंगे, तो हमारे वो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसका। जी। वैसे लर्नर्स मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप है ना कोई भी क्लास ले रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, शॉर्ट नोट्स अपने खुद के लिए बनाओ, ठीक है? ताकि लास्ट मोमेंट में आपको ना डिप्रेशन में ना हो कि भाई इतना सारा हम लोग, ठीक है, पीडीएफ, सब लोग पीडीएफ मांगते हैं, मैम पीडीएफ दे दीजिए, बट लास्ट मोमेंट क्या आप 100 पीडीएफ पढ़ सकोगे? इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे टॉपिक है, सब पीडीएफ हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। ये मैं हमेशा हर क्लास में आपको बोल रही हूँ। तो देखो आज तो जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया वो खुद आपको बोल रहे हैं, तो मेरी बात से आप इनकी बात पर गौर करिए, और आज के बाद सबको शॉर्ट नोट्स बनाने ही है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर एग्जाम। तो अभी मैं चाहती हूँ कि भाई आपने जब अभी राहुल की बात तो सुन ही ली है, तो आप भी अप्रोच कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए, आपका एक बार नहीं हो तो दूसरी बार मेहनत कीजिए, क्योंकि ये है कि मेहनत का फल एक ना एक दिन तो मिलता ही है, बस कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। एंड थैंक यू सो मच राहुल, आपने अपना टाइम हमें दिया। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ पे आपने आमंत्रित किया उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। अरे नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक फैमिली की तरह ही है, हाँ और हर मैम, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। थैंक यू मैम। और हम बहुत खुश हैं कि आपका इस बार जेआरएफ हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर से मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं कोशिश करूँगा पूरी। जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। मैम। चलिए लर्नर्स, आज के लिए आपके लिए मैं ये लेके आई थी ताकि आप भी है ना राहुल से कुछ सीखें, मेहनत करें और आगे जेआरएफ लेकर अपनी यूनिवर्सिटी में पक्का आइएगा। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।